लेकिन राज तो गुंडों का ही कहा जाएगा। वो जब चाहे सरेआम, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, हत्या कर देंगे। ऑन कैमरा हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, और रात के अंधेरे में सन्नाटे में मेडिकल कराया जा रहा है। ये भी एक जांच का विषय है। और सरकारी बयान आएगा कि साहब ये आसमानी फैसला है, ये कुदरत का फैसला है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कुदरत का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है। तो मतलब तो कर्म का फैसला अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होना है तो फिर बंद कर दिया जाए सारे न्यायालय ना। ये क्यों जजेस को हम तनख्वाह, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं, ये कचहरियाँ खुली हुई हैं, ये यहाँ पेशकार बैठे हुए हैं, ये वकील साहिबान लोग रोज़ काली कोट पहन के जाते हैं। ये ख़त्म करिए सिस्टम, छोड़ दीजिए कुदरत के हवाले उत्तर प्रदेश। जांच इसमें ढंग से हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को तो या हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए। और स्वतः संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि जब लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कंप्लेनेंट बच पाएगा। तो कानून अगर सही तरीके से काम करे तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई बचने नहीं पाएगा और बहुत बड़े बड़े लोगों का खुलासा होगा। बेचारे पुलिस वाले, उनका क्या दोष है? तो जो अगर वहाँ पर उनके पास हथियार नहीं थे, वो इन अपराधियों को उनकी बाँह पकड़ करके ऐसे कर रहे हैं, या जो और भी प्रकरण आए हैं कि वो उनकी गाड़ी में आए थे, तो ये तो सब सरकारी इंतजामात होते हैं। ये इसमें इन छोटे ओहदों पे बैठे हुए कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड को लेकर। यह हत्याकांड उस वक्त हुआ जब देश की आधी से ज़्यादा आबादी गहरे नींद में सो चुकी थी। तभी हम सभी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्रयागराज में मेडिकल के लिए जाते वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 3 गुंडों ने या 3 बदमाशों ने या 3 अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दिया। और वो मीडिया मैन बनकर, यानी कि पत्रकार बनकर के आए थे। उनके गले में बाकायदा आईडी कार्ड वगैरह था, तमाम चीज़ें हुई और उन्होंने सटा करके अतीक अहमद के सिर से सटा करके उसे गोली मार दिया और मौके पे ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। इस कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष के नेता इसे आसमानी फैसला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी तरह से न्याय होता है, और इस तरह की बातें आ रही हैं। वहीं विपक्ष पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर है और बता रहा है कि राम राज का दावा करने वालों के राज में जंगल राज कायम हो गया है। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव जी से हम लोग बातचीत करने आए हैं। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, तो इनसे हम थोड़ा जो कानून की पेचीदगी है, इस तरह के जो जघन्य कांड होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या दांवपेच हो सकते हैं कानून के, कहाँ चूक रह गई, इन्हीं सब मामलों पे आपसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जो ये हत्याकांड हुआ है कल रात में, हमारी तो कहीं से कोई सिंपैथी नहीं है कि अतीक जैसे माफिया का कोई हम यहाँ पक्ष रखने आए हैं, लेकिन क्या ये कानून के हिसाब से ठीक है कि पुलिस कस्टडी में अगर इस तरह से आकर के कोई हमला कर दे, वो भी लाइव कैमरों के सामने, जब वो बाइट दे रहा था, पुलिस उसे धीरे धीरे पैदल चल के ले जा रही थी मेडिकल कराने के लिए, तो ऐसे दौरान में अगर हत्या होती है, इस तरह का कांड होता है, तो कानून व्यवस्था पर तो प्रश्न उठता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आपने कल का मंज़र देखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ये यूपी में ही संभव है। ऐसे मंज़र यूपी में ही देखने को मिलना है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि गुंडों ने किस तरह से जा कर के प्रयागराज में एक गवाह की हत्या की जी, खुलेआम बमबाजी किया, और तब भी सरकारी बयान ये आया कि यूपी में कानून राज कायम है। आज पीछे बीती रात को जिस तरह से प्रयागराज में फिर गुंडों ने हमला किया, और
एक ही मामले से जुड़ा हुआ ये सारा है मामला चल रहा है। नहीं, मामले तो कई हैं। मैं अब चूंकि चर्चा इस एक मामले की हो रही है, इसलिए संदर्भ चूंकि यही है, इसलिए इसकी बात की हत्या के बाद से एक ही मामला ये चल रहा है। गुंडों का राज है ना, वो जिसकी चाह रहे हैं उसकी हत्या कर दे रहे हैं। मामला ठीक है, एक है, आज का संदर्भ वो है जी, लेकिन राज तो गुंडों का ही कहा जाएगा। वो जब चाहे सरेआम, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, हत्या कर देंगे। और सरकारी बयान आएगा कि साहब ये आसमानी फैसला है, ये कुदरत का फैसला है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कुदरत का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है कि यहाँ पर किसी सरकार का राज चल रहा है। ये समझ से थोड़ा परे है ये हो क्या रहा है। और जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं वो बड़ा अचंभित कर रही हैं। जो 4-5 की संख्या में हत्यारे थे, इस तरह के बयान मैंने देखा सोशल मीडिया पे। वहाँ के पत्रकारान जो वहाँ जाकर के बयान ले रहे हैं, लोकल लोग ये बता रहे हैं कि साहब पुलिस की गाड़ी में आए थे, पुलिस की गाड़ी से आए थे। यूपी तक पर ये न्यूज़ भी चल रही है। आनंद राज वहाँ के संवाददाता है और उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत किया है, तो वो तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने ही वो हमलावर जो थे जिन्होंने हत्या किया वो पुलिस की गाड़ी से ही उतरे हैं। तो आप उसी की बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये पुलिस की गाड़ी से उतरने वाली बात आ रही है। और पुलिस अगर इस घटना में शामिल है तो सरकार शामिल है। और सरकार के मंत्रियों का बयान आप देख लीजिए। सरकार के मंत्रियों का जो बयान आया वो खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो अब कुछ इस तरह की बात आई कि वो अपना वो फल पा गया और क्या वो हो गया, आसमानी फैसला हो गया, कुदरत का फैसला हो गया, जैसा कर्म था उसके हिसाब से इसी जगत में सबको भोगना है। तो मतलब तो कर्म का फैसला अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होना है तो फिर बंद कर दिया जाए सारे न्यायालय ना। ये क्यों जजेस को हम तनख्वाह, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं, ये कचहरियाँ खुली हुई हैं, ये यहाँ पेशकार बैठे हुए हैं, ये वकील साहिबान लोग रोज़ काली कोट पहन के जाते हैं। ये ख़त्म करिए सिस्टम, छोड़ दीजिए कुदरत के हवाले उत्तर प्रदेश को। कानून के दृष्टिकोण से कितनी चिंताजनक ये घटना है। देखिए ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए। और जिस समय इस देश में बयान के आधार पर लोगों को तलब कर लिया जा रहा है, ईडी तलब कर ले रही है, सीबीआई तलब कर ले रही है, वहाँ पर अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी में मिला दूंगा से शुरू हुआ ये सिलसिला आज यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। तो कानून अगर सही तरीके से काम करे तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बचने नहीं पाएगा और बहुत बड़े बड़े लोगों का खुलासा होगा कि ये किस तरह से ये पूरा ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है, लोग पकड़े जाएं न पकड़े जाएं, असली कल्प्रिट सामने आवें न आवें, लेकिन आम जनता को जो एक संदेश देने का अप्रत्यक्ष रूप से जो काम कुछ लोगों का है उसमें वे सफल हैं। लोग डर जाएंगे, किसी के खिलाफ कोई कुछ कहेगा नहीं, किसी के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को दबाने का जो ये संदेश दिया जा रहा है, इस संदेश को देने में लोग सफल हैं। लेकिन अगर कानून अपना काम करेगा, और कानून काम क्यों नहीं करेगा ये भी एक देखने का प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से एक सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी तलब कर लेती है, हाई कोर्ट समन भेज देती है। तो उस देश में जहां खुलेआम ऑन कैमरा हत्या हो रही हो और वहां पर हमें इंतज़ार रहेगा इस कानून का जो कानून बयान पे लोगों को तलब करती है। ऑन कैमरा हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है। क्या वजह हो सकती है, आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप कानून के ज्ञाता भी हैं, अधिवक्ता हैं, क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? मैं उसी पे आ रहा था। और रात के अंधेरे में, सन्नाटे में मेडिकल कराया जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। दिन में क्यों नहीं कराया गया? दिन में क्यों नहीं कराया गया?
और अगर रात को मेडिकल कराया जा रहा है तो जिस स्तर का वो अपराधी था, क्या इस चीज़ को डिस्क्लोज करके मेडिकल कराने गए आप? क्या वो जो 11-12 पुलिसकर्मी थे उनके पास हथियार नहीं थे, वो निहत्थे थे? क्योंकि अगर हथियार होते उन पुलिसकर्मियों के पास तो जो हत्यारे थे निश्चित तौर पर पुलिस की गोली उन हत्यारों पर भी चलती। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि उनको हाथों से पकड़ रही है पुलिस, तो ऐसा लग रहा है कि बिना हथियार के, बिना हाथों में कोई असलहा लिए हुए पुलिसकर्मी ऐसे 2 अभियुक्तों को लेकर के, जिन पर बड़े चार्जेस थे, रात के अंधेरे में मेडिकल कराने जा रही है। और कई पहलू इसके हैं। अभी तो जब इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आने चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर गुजरात हाई कोर्ट बयान पे तलब कर रही है तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। देश के ओवैसी ने भी एक बात कही है बयान देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का, इस प्रकरण का। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं एक अधिवक्ता के तौर पे अगर देखा जाए तो वो सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मतलब उस वीडियो को देखने के बाद, एक तरह से कहा जाए तो उस वीडियो पे को देखने के बाद अगर हल्का फुल्का आदमी होगा तो उसको भी अटैक आ सकता है। भाई जिस तरह का लाइव कैमरे पे जिस तरह का वो किया गया है, मतलब वो वायलेंस पैदा कर रहा है और उसको दिखाया जा रहा है, और देखने के बाद एक सामान्य आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि इस तरह की घटना लाइव कैमरा। तो इसमें तो पूरा जो प्रकरण है जो एक कानून की दृष्टि से है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, लेकिन बशर्ते जांच इसमें ढंग से हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट को तो या हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए। और स्वतः संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि जब लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कंप्लेनेंट बच पाएगा आगे, कोई कंप्लेंट अगर लोग ऐसे बंदूक से फैसला करने लगेंगे तो फिर कानून का क्या ही काम है, अदालतों का क्या ही काम। लोग तो, विपक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए सारी अदालतों को, जजों को घर पे बिठा दीजिए, बंदूक से ही फैसला करवा लीजिए। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न पिछली सरकार में कानून व्यवस्था थी। आपने पिछली सरकार में देखा एक नौजवान जो गूगल में काम करता था, वो शशिकांत तिवारी ऐसे कुछ नाम था उनका, वो लखनऊ में मार दिए गए। अपराधी तिवारी आई थी, हाँ, ऐसे कुछ नाम था उनका मर्डर किया गया, उनको अपराधी बता दिया गया। पुष्पेंद्र यादव का भी आपने देखा ही। तमाम इस तरह की घटनाएं। यहाँ उत्तर प्रदेश में एसपी रैंक पर बैठा हुआ आदमी व्यापारी से रंगदारी मांगता है और उसके बाद फरार हो जाता है, मिलता भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि कानून का राज नहीं है। अब उसके बावजूद अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं साहब कानून का राज है, कानून का राज है, तो वो करती रहे। अदालत को इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। जेल में ही योगी जी की सरकार में ही जेल में मुन्ना बजरंगी पर हमला होता है, उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये जो अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद असद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अगले ही दिन अतीक का इस तरह से उसके भाई का एक हमले में मौत हो जाना। तो क्या मानते हैं कि रामराज की जो बात की जाती है, जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ या मजबूत होने की बात कही जाती है, वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, पूरे देश में अब तक 650 फेक इनकाउंटर्स जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। और 650 में से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि लगभग 170 इनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के रजिस्टर किए गए हैं जिन पर फेक होने का आरोप है। और ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर पुलिस को हमारे देश की सरकारें या सरकार में बैठे लोग खुद इस्तेमाल करें इस तरह के काम में, तो ये एक अच्छा लक्षण आगे का नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक सभ्य समाज के लिए ये कोड़ की तरह से है और इसमें कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसमें किसी के बच्चे के साथ भी कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है।
और पुलिस का दुरुपयोग अगर नहीं रोका गया, पुलिस को अगर इस तरह के फेक इनकाउंटर्स करने पर सज़ा नहीं मिली, तो कानून अपना काम नहीं कर पाएगा और देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो ये आवश्यक है कि जो भी सरकार है उसे ये समझना चाहिए कि वो सरकार आज सरकार में है, कल विपक्ष में होगी, या जो विपक्ष में है उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये सरकार बनने पर हमें इसे रोकना है। दोनों पक्षों को इस बात को समझना होगा और वास्तव में कानून का राज स्थापित करना होगा। कानून का राज वो राज है जिसमें आम आदमी चैन से रह सके, इसमें उसके साथ कोई अन्याय ना हो। यूपी तक की उस रिपोर्ट का मैं एक बार फिर से आपको हवाला दे करके एक आधार बना के मेरा एक प्रश्न है कि जैसे रिपोर्टर ने कहा, स्थानीय लोगों से जब बात किया तो ये बताया गया कि दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया और फिर जब वो अतीक आया तो पुलिस की गाड़ी से ही वो हमलावर उतरे, उनके गले में ID कार्ड और तमाम चीज़ें उन लोगों ने आरोप लगाया। तो जैसे एक दिन पहले असद का इनकाउंटर होता है, ठीक है, उमेश पाल हत्याकांड में उसकी फुटेज आई थी, CCTV फुटेज में वो आया था, गोली चलाते हुए आया था, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। अचानक से जैसे आज सुबह उसका ये होता है, उसको दफन किया जाता है जो मुस्लिम रीति रिवाज है, और रात में इस तरह का एक हमला हो जाता है उसी केस से जुड़े हुए उसके बाप और उसके चाचा के ऊपर। तो इतनी जल्दबाजी आखिर किस वजह से, क्या लगता है आपको, किसका ऐसा नुकसान होना था कि अतीक के जाने से वो बच सकता था, या अतीक के रहने से किसी का नुकसान हो सकता था, किसी का नाम ले सकता था? आपको ऐसा क्या समझ में आ रहा है इसमें? देखिए, ये अभी तो जांच का विषय है कि ये जो उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ वो वास्तविक था या फेक था। लेकिन ये जो कल की घटना है ये तो ऑन कैमरा हुई है और 5 लोगों द्वारा आकर की गई है, और उसके बाद की जो अभी सुबह की रिपोर्टिंग, वहाँ की जो लोकल पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे ये बात खुल करके आ रही है कि साहब वो लोग, ऐसा कहा गया कि पुलिस की गाड़ी में आए। तो मतलब ये तो बहुत ही चिंताजनक है। अब जो या तो अभी पूरा इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम फेल है कि कोई आपकी रेकी कर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके हर एक मूवमेंट को इस तरह से फॉलो कर रहा है कि आप रास्ते चलते हुए हमला कर दे रहा है पुलिस की मौजूदगी में। मतलब हम लोग तो देखिए ये शुरू से कह रहे हैं कि सरकार का ये फेल्योर है, सरकार का कानून का राज स्थापित करने में मतलब बिल्कुल एकदम से कहा जाए तो फेल है। यहाँ पर जब गुंडों में, मैं अगर कहूँ कि गुंडों में क्लासिफिकेशन हो जाए कि ये मेरा वाला गुंडा और ये तेरा वाला गुंडा, हो रहा है ऐसा, हो रहा है, ये तेरा गुंडा ये मारा जाएगा, ये मेरा गुंडा राज करेगा। जब इस तरह का क्लासिफिकेशन सरकार करने लगे, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपसे भी छुपी नहीं है, आम जनता भी जानती है, सभा में इसकी चर्चा हो चुकी है जी। तो जब सरकार ही इस पर आमादा हो जाए कि ये तेरा गुंडा ये मेरा गुंडा, तो गुंडा राज कहाँ से ख़त्म होगा? ऐसे ही होगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे लोगों ने एक बयान लोगों के आए, चर्चा में रहा कि जो अतीक पे कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं 24 की तैयारी को लेकर के, हालांकि ये एक अलग बात है, सरकार अपराधियों को पकड़े, उनको सजा दे, माफियाओं को पकड़े, जेल के अंदर डाले, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक माहौल बनाया गया, लोगों ने कहा कि एक माहौल बनाया जा रहा है। और अभी हालिया जो चर्चा है वो लोग ये कह रहे हैं कि सतपाल मलिक जी जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वो तमाम खुलासे कर रहे हैं। वायर पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, रविश कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तमाम खुलासे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के, और पुलवामा अटैक को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने कहा था मोदी जी से, वो चीज़ें नहीं हो पाई और जिसका खामियाजा हमारे देश के जवानों ने शहादत दे करके चुकाया और तमाम चीज़ें हुई। तो क्या अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस बात को कोई मुद्दा ना बना पाए या उनके बयानों को कोई आधार बनाकर 24 में कुछ उलटफेर ना हो जाए, इसलिए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया? देखिए, ये इस बात में दम है, और ये मेरा कहना नहीं, लोगों की ऐसी चर्चा है, आरोप। मैं समझ रहा हूँ इस बात को। ये हमारी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह जी, आप उनको बराबर सुनते होंगे, देखते होंगे, ये उनका आरोप नहीं है। हमारे पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। वो अगर मोदी जी को महाभ्रष्ट कह रहे हैं, ठीक है, उनकी बात है जी। लेकिन सतपाल मलिक जो राज्यपाल हैं थे, जी जी,
और उस दौरान में जब पुलवामा की घटना हुई, उस डे की बात वो बता रहे हैं, उस दिन की बात वो बता रहे हैं कि मोदी जी का क्या रिएक्शन था। ये इस बात का खुलासा खुद सतपाल मलिक जी कर रहे हैं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्यपाल के पद पर थे, एक संवैधानिक पद पर थे। ये अरविंद जी और संजय जी नहीं कह रहे हैं, सतपाल मलिक कह रहे हैं जी। और वो पुलवामा आज तक उस पुलवामा को पुलवामा बना के रखा गया, उसका खुलासा नहीं हो पाया। तो एजेंसियां फेल, कानून व्यवस्था फेल, सरकार फेल, और रही चुनाव तैयारियों की बात, तो अब तक के भारतीय चुनाव इतिहास में किसी भी दल ने इस तरह से चुनाव की तैयारियां नहीं की थी जिस तरह से चुनाव की तैयारियां मौजूदा सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। अगर हमारे सैनिकों की हत्या करा करके चुनाव की तैयारियां करना हो, या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की हत्या हो जाने पर चुनावी तैयारियां देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये शहीद जो हमारे देश के हुए, जिन लोगों ने शहादत दी, निश्चित तौर पर वो ऊपर से इस चीज़ को देख करके आंसू बहा रहे होंगे कि ऐसे भारत की कल्पना तो हम लोगों ने नहीं किया था, और ऐसे भारत के लिए तो हम लोग फांसी के फंदे पर नहीं झूले थे। यहाँ पर हमने हिंदू मुसलमान की एकता को कायम किया। यहाँ पर हमने हर उस व्यक्ति को जो हमारे देश का नागरिक है, स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी इस बात का कोई भेदभाव किए बिना, जितना खून हिंदू का बहा उतना ही खून मुसलमान का बहा, उतना ही खून सिख का बहा, उतना ही खून ईसाई का बहा। इस देश के सारे नागरिकों का योगदान है इस देश की स्वतंत्रता में। और आज ये माहौल हो गया है, ये देख करके निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि शहीदों की आंखों में निश्चित तौर पर ये मंजर देख करके आंसू टपक रहे होंगे। लेकिन मैं आशावान भी हूँ कि अभी इस देश में चंद लोग बचे हैं जिनकी बदौलत ये देश बच सकता है। सतपाल मलिक जी की बात पे मैं एक आपसे प्रश्न लेना चाहता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बात, अगर वो इस बात का जवाब देते, लेकिन क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, नहीं तो इसका माकूल जवाब तो वही दे सकते हैं। जैसे आज जो ये बातें कर रहे हैं सतपाल मलिक जी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत वो राज्यपाल थे, तो अब उन बातों का करके क्या फ़ायदा? मतलब 24 के चुनाव से पहले उनके करने का, इन बातों का सामने लाने का, खुलासा करने का क्या इंटेंशन हो सकता था? क्या वो राज्यपाल रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, या डिनाई करते, या खुद ही वो चीज़ों को करने की कोशिश करते? आपका क्या सोचना है इस पर? आज इन बातों का कितना महत्व है? देखिए, संवैधानिक पद पे थे मलिक साहब, और उस दौरान की बातें वो अब बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो भारत प्रेम है, जो राष्ट्रीयता है, वो जगी होगी। सच बताने का वक्त उनको लगा होगा कि ये सही वक्त है। और मलिक साहब, एक लाइन में अगर मैं यूपी की कानून व्यवस्था को कोई शब्द से परिभाषित करने के लिए आपसे कहूँ तो क्या होगा? देखिए, जंगल राज तो मतलब ये मुझको लगता है कि बहुत छोटी बात होगी। मैंने आपसे बताया कि गुंडों ने कुछ दिन पहले तांडव उसी प्रयागराज में किया, अगर इस घटना के संदर्भ में देखा जाए, और कल रात में भी गुंडों ने तांडव किया। तो कानून का राज न होकर के है कि इस बार उस पहले वाले गोलीकांड में एक सिपाही ने अपनी जान पे खेलकर बचाने की कोशिश की, और इस वाले घटना में पुलिस पे ही आरोप लग रहा है। फ़र्क बस इतना है। देखिए, ये पुलिस पर आरोप नहीं है, ये पुलिस तो सरकार की है ना, तो ये तो आरोप सरकार पे हुआ ना जी। वो बेचारे पुलिस वाले, उनका क्या दोष है? तो जो अगर वहाँ पर उनके पास हथियार नहीं थे, वो इन अपराधियों को उनकी बाँह पकड़ करके ऐसे कर रहे हैं, या जो और भी प्रकरण आए हैं कि वो उनकी गाड़ी में आए थे, तो ये तो सब सरकारी इंतजामात होते हैं। ये इसमें इन छोटे ओहदों पे बैठे हुए कर्मचारियों के बस की बात नहीं है ये। और जो इसके बाद जो सरकारी मंत्रियों के जो बयान आए, वो तो खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हमारे देश के लिए
हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए डेवलप करने की कोशिश हो रही है, नई संस्कृति डेवलप करने का प्रयास है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। चल नहीं पाएगा। ये भारत है और भारत की मिट्टी में बहुत तेज है। ये कुछ देर के लिए आप बरगला सकते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ के युवाओं में बहुत जज्बा है और निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा कि यहाँ के बुज़ुर्गों में भी। सतपाल मलिक साहब इस अवस्था में आकर के बिना डरे, बिना किसी भय के, जब चारों तरफ से समन और ईडी और सीबीआई और ये और वो सारा कुछ ढकेला जा रहा है, वो सच देश को बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के बुज़ुर्गों में भी ताकत है, उनमें भी जज्बा है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस देश की शहादत में कोई ना कोई योगदान दिया है। इस देश की शहादत में, इस देश को बचाने में, अंग्रेज़ों को भगाने में हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है और वो खून अभी हमारी रगों में, हमारे लोगों की रगों में दौड़ रहा है। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।